Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am Diwakar and you are watching GS Tales. GS Tales के इस रेगुलर सेशन करंट अफेयर्स स्पेशल में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेके आता हूँ। तो ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए, जैसे कि थंबनेल्स में ही मैंने काफ़ी कुछ मेंशन कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरे प्रयास को अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, जो पॉइंट अच्छा लगता हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और क्या क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं वो भी बताएं। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है BMC, जिसको कि आप अक्सर सुनते होंगे, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक स्टेप लिया है माहिम फोर्ट को रीस्टोर करने का। माहिम फोर्ट जो है मुंबई में है, ठीक है, उसको रीस्टोर करने का मतलब ये है कि फिर से उसकी पुरानी ग्लोरी, पुराने दिन वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। ये है माहिम फोर्ट, ठीक है, माहिम किला। अभी इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे। ये 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जो है बनाया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं माहिम फोर्ट जो है एक हिस्टोरिक फोर्ट है, माहिम मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है। ये किंग बिम्बदेव के वंशजों द्वारा, किंग बिम्बदेव जो राजा बिम्बदेव थे, उनके वंशजों द्वारा 1140 से 1241 के बीच में बनाया गया था। ठीक है, तो अब किंग बिम्बदेव के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। किंग बिम्बदेव जो थे महिकावती के राजा थे। महिकावती एक किंगडम हुआ करता था उस समय। महिकावती के राजा थे जो कि कोंकण बेल्ट के नॉर्थ में, कोंकण बेल्ट का जो नॉर्थ एरिया है वहाँ पर है, महाराष्ट्र में। जैसे कि आपको पता है कि कोंकण जो है वो महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक का ये जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो महाराष्ट्र के नॉर्दर्न पार्ट में है कोंकण का एरिया, मान लो ये पूरा एरिया है, तो यहाँ पर कहीं पे ये आपका है महिकावती, जिसके राजा हुआ करते थे बिम्बदेव। ठीक है, अब ये जो माहिम फोर्ट है, माहिम फोर्ट, वो बहुत ही स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट जगह पे है। क्यों? ये आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं ना, ये जो जगह है आपको दिख रही है ये सब, ये माहिम बे है, माहिम की खाड़ी। ठीक है, और ये जो माहिम फोर्ट है ये स्थित है एकदम सेंटर में। किसके सेंटर में? आप यहाँ देखें, वारली जो है, वारली इसके साउथ में है। ठीक है, वारली टू द साउथ। बांद्रा, बांद्रा कुर्ला आप अक्सर सुनते होंगे मुंबई में, वो नॉर्थ में है। माहिम जो है इसके ईस्ट में है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आपको इसके साथ दिखाना चाहूँगा। ये मान लीजिए ये आपका है माहिम फोर्ट। ठीक है, यहाँ से जो नीचे साइड में होगा ये वारली एरिया होगा और इसके ईस्ट में है माहिम। ठीक, इधर इसके जो नॉर्थ में है वो बांद्रा कुर्ला है। ठीक है, तो ये जो है एकदम बीच में है, अर्थात सेंटर में है, इसलिए इसका जो लोकेशन था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, सेंटर में ये। अब इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं उनके साथ थोड़ा सा और आपको क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए, जैसे कि वारली की पेंटिंग्स। ठीक है, वारली की पेंटिंग्स प्रीवियसली क्वेश्चन में पूछी जा चुकी हैं। वो कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं। ठीक है, वारली पेंटिंग्स महाराष्ट्र से। माहिम बे कहाँ है? माहिम फोर्ट कहाँ है? महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है, न्यूज़ में था, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। स्प्रिंग फिस्टा, स्प्रिंग फिस्टा पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट नगमा, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, उसके द्वारा फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है स्प्रिंग फिस्टा इवेंट इन 2023। ये इस इवेंट का मतलब ये है जो लोकली मेड हैंडीक्राफ्ट हैं, हस्तशिल्प हैं, ठीक है, या कढ़ाई बुनाई के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर जो चीनी मिट्टी के बने हुए प्रोडक्ट हैं, सिरेमिक्स जिसे बोलते हैं, सिरेमिक्स। ठीक है, उन सबको यहाँ पर दिखाया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा
जिसके के लिए उनके लिए अच्छे बायर मिले, उनको अच्छे पैसे मिल सके, उनकी जो है प्रोडक्ट की बिक्री हो सके। ये एक म्यूजियम है, ठीक है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है न्यू दिल्ली में जो है वो एक म्यूजियम है। उसने स्प्रिंग फिस्टा इवेंट आयोजित किया है 2023 में। ये रहा आपका, आप देख सकते हैं कितने लोग इकट्ठा हुए हैं। तो लोकल लेवल की जो आर्ट्स एंड क्राफ्टशिप है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी और उन्हें प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। जो लोग वहाँ पे जाएंगे वो उन्हें देखेंगे, फिर उसको खरीद सकते हैं, जो कि इंडियन कल्चर को प्रमोट करती है। हैंडीक्राफ्ट, सिरेमिक, जैसे चीनी मिट्टी के बने बर्तन या देसी कलाकारी, कसीदाकारी, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं इस मेले में, ठीक है। स्प्रिंग फिस्टा मेला जो कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा जो कि न्यू दिल्ली में है उसके द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। INS सुमेधा जो है एक देसी इंडिजिनसली बिल्ड स्टील्थ ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। स्टील्थ ऑफशोर पेट्रोल वेसल का मतलब होता है कि जो छुप छुपा के शोर से या समुद्र के किनारे से दूर जाके मतलब निगरानी करती है, पेट्रोलिंग करती है अपने सागर तट का, ठीक है। तो वो जो है वो अभी गई थी अल्जीरिया के पोर्ट अल्जियर्स में। पोर्ट अल्जियर्स में अभी वो गई थी और ऑपरेशनल टर्न अराउंड, ठीक। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपको अल्जीरिया का मैप जानना चाहिए, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्जीरिया का मैप है, ठीक है। और ये है त्रिपोली एंड ये है लीबिया, ठीक है। अल्जीरिया का ये मैप है, ये खास इसलिए बन जाता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखिए कर्क रेखा जो है यहाँ से गुजरती है, ठीक है। और ग्रीनविच मेरिडियन लाइन ये भी यहीं से गुजरती है, ठीक है। ये बड़े खास जगह पे है, प्राइम मेरिडियन जिसे बोलते हैं, जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये है बड़े खास लोकेशन पे अल्जीरिया से दोनों रेखाएं गुजरती हैं, प्राइम मेरिडियन भी और कर्क रेखा भी, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। अच्छा, अल्जीरिया की कैपिटल भी वही है, अल्जीयर्स, पोर्ट अल्जीयर्स जो है वो कैपिटल भी है। अभी हम इसको थोड़े दूसरे मैप में देखेंगे और बेहतर तरीके से। तो वो मैप ये रहा, आप यहाँ देख सकते हैं, ये अल्जीरिया है, ठीक है। और अगर इसी में दिखाया जाए, ये आपका है पोर्ट अल्जियर्स। अच्छा, इससे इंटरेस्टिंग बात ये है ना, इसका जैसे अल्जीरिया का की कैपिटल भी अल्जियर्स ऐसे हो गया, ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस, ठीक है। और ये जो त्रिपोली है, तीसरा त्रिपोली, त्रिपोली जो है ये लीबिया की कैपिटल है, ठीक है। तो अगर इन तीनों कंट्रीज़ को देखा जाए एक साथ, तो अल्जीरिया की अल्जियर्स, ठीक है। इंटरेस्टिंग तरीके से इसकी कैपिटल भी आप याद कर सकते हैं, अल्जीरिया की अल्जियर्स, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, और जो तीसरा तीसरा लीबिया की ट्रिपोली अर्थात तीसरा, ठीक है। ट्रिपोली लीबिया की जो है कैपिटल हो गई। अब इसमें थोड़े से और चीज़ें अगर हम देखें, जैसे हम देख सकते हैं, ये इजिप्ट, ठीक है। ये सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल रियाद है, और इजिप्ट की कैपिटल है कायरो। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ अभी बताएंगे, ठीक है। सूडान हो गया और इरिट्रिया, इरिट्रिया हो गया, सूडान हो गया। इस ये जो 5 कंट्रीज है, जॉर्डन, जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, ठीक है। ये जो 5 कंट्रीज हैं ये रेड सी को कवर करते हैं। ये हो गया आपका लाल सागर, रेड सी को कवर करते हैं, ठीक है। और इसी में एक जगह है, ये जो बोलते हैं इसको बोलते हैं डेड सी, ठीक है, मृत सागर। तो दूसरे वाले मैप में अगर देखा जाए तो पता दिखेगा, ठीक है। यहीं कहीं पर है डेड सी, जो कि जॉर्डन एंड इजराइल के बॉर्डर पे है। जॉर्डन रिवर जो है, जॉर्डन नदी
वो इसमें अपना पानी उड़ेलती है, उसकी ट्रिब्यूटरी है डेड सी की। ठीक है, यहाँ पर है आपका डेड सी, ये इसी में। और वो पता है इजराइल और जॉर्डन से घिरा हुआ है। इजराइल का जो ये वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ठीक है, जिसके उस पर कब्जा किया है इजराइल ने, उससे और जॉर्डन से ये एरिया घिरा हुआ है डेड सी का। ठीक है, और ये मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर, जिसे आप जानते हैं भूमध्य सागर है। ठीक है, ये है आपका एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक, अभी देखिए इसको याद करने का तरीका जानेंगे। ये हो गया एड्रियाटिक सी, एंड एड्रियाटिक मीन्स ए, और ये हो गया ब्लैक सी, काला सागर, और ये हो गया कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। ठीक है, ए बी सी, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। और यहाँ पर है डेड सी, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये हो गया आपका पर्शियन गल्फ। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, इस तरीके से आप चीज़ें याद। गल्फ ऑफ अदेन, यहाँ पर है गल्फ ऑफ अदेन, अदेन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदेन। बाकी अरेबियन सी आप जान ही रहे हैं। ये कुछ लोकेशंस लेक विक्टोरिया पिछले 3-4 सेशंस में हम लगातार बताते आ रहे हैं। ये आपका कीनिया हो गया, ये तंजानिया हो गया। ठीक है, तंजानिया बड़ा है, उसका नेम भी बड़ा है, इसलिए कीनिया से जो है बड़ा है। ये सारी चीज़ें आपको पहले भी याद रखनी चाहिए और दोबारा रिवाइज हो गई होंगी। युगांडा, युगांडा के बारे में अगर आपको एक और रिवाइज किया जाए तो वो है कि उसने अभी एंटी होमोसेक्सुअलिटी बिल पास किया है अपने यहाँ। ठीक है, अर्थात जो LGBTQ कम्युनिटी है उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उनकी मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, उनके रिलेशनशिप को। युगांडा ने युग के अपोजिट चला है। अगली जो न्यूज़ है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, जो कि 30 मार्च को मनाया जाता है। UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको डिज़ाइन किया है। इसको मनाने के लिए हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये डे हो जाता है, जीरो वेस्ट डे। अर्थात कि हमें प्रमोट करना है कि हम जितना कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, जितना अर्थात जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करें। कुछ ऐसा सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न हम अपनाएं। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का मतलब उतना हम कंज्यूम करें जितना कि हम प्रोड्यूस करें। ठीक है, कंज्यूम मतलब खपत और प्रोड्यूस मतलब उत्पादन। उतना उत्पादन करें उतना हम खपत करें, ये चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे कि वेस्ट नहीं होगा, कोई मटेरियल जो है ख़राब नहीं होगा। पानी हो गया, दूध हो गया, या खाना हो गया है ना, भोजन अक्सर आप देखते हैं कि होटल वगैरह में या ढाबे वाबे पे ख़राब होता है। तो वो सारी चीज़ें अगर हम सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न अपनाएंगे तो चीज़ें वेस्ट कम होंगे, रिड्यूस वेस्ट होंगी। ये इसको प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम खाली वेस्ट को कम करके, प्रमोटिंग जीरो वेस्ट को कम करके, हम जो है जो 2030 तक एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें पाना है, टारगेट है ना 2030 तक हमें जो है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें अचीव करना है। तो वो हम जीरो वेस्ट इनिशिएटिव को प्रमोट करके भी अचीव कर सकते हैं। इस इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट का ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मिला के 17 हैं। इन्हें 2015 में अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 2030 में हमें अचीव करना है। इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से एक बार फिर से रूबरू करा देना चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एक इंटरेस्टिंग तरीका इसका डिवाइड किया है, आप थोड़ा सा मेरे साथ चलें, आपको समझ में आएगा। जैसे कि नो पावर्टी, सबसे पहली चीज़ है कि हमें पावर्टी ख़त्म करनी है। ठीक है, पावर्टी अगर कम हो जाएगी, पहला गोल, तो खाने को मिलेगा, हंगर कम हो जाएगा, जीरो हंगर। ठीक है, भुखमरी नहीं रहेगी, भुखमरी नहीं रहेगी। अभी अगर मैं आपको करंटली 2022 की इंडिया की वो रैंकिंग बताऊँ 100 वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में, तो वह 107 पोजीशन पे है। ठीक है,
107वें पोजीशन पे है इंडिया, तो काफ़ी चिंताजनक वाली बात है। तो अगर हम पॉवर्टी कम करेंगे तो हमारा जीरो हंगर भी कम हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने को तो हमें मिलेगा, गरीबी कम होगी तो ठीक है, खाने पीने को मिलेगा। तो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। तो फिर ये हो जाएगा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छी हेल्थ हमारी हो जाएगी, हमारा शरीर अच्छा रहेगा। हमारा शरीर अच्छा रहेगा तो जो हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। यहाँ पे आता है कि स्वस्थ शरीर तो स्वस्थ दिमाग, ठीक है। स्वस्थ दिमाग होगा तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा तो क्या हमें ये समझ में आएगा कि जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करनी चाहिए, अर्थात मेल फीमेल में हमें जो है इनइक्वलिटी, असमानता नहीं देखनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर ये सफाई होगी, दिमाग की सफाई हो जाएगी तो आपका ये जेंडर इक्वलिटी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसी बेस पे आपको फिर दिमाग की सफाई होगी तो कम से कम वाटर एंड आसपास के एरिया की सैनिटेशन देखेंगे, साफ़ सफाई देखेंगे, वाटर की क्लीनिंग देखेंगे, ठीक है। गोल नंबर 6 अब ये हो गया, वाटर सैनिटेशन हो गया। तो फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी किस तरीके से साफ़ सुथरी एनर्जी अर्थात ग्रीन एनर्जी है ना, रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका पॉवर्टी कम हो गई, ठीक है, भूखमरी कम हो गई, जिसकी वजह से हेल्थ अच्छा हो गया, पढ़ाई अच्छी हो गई, ठीक है, दिमाग संतुलित हो गया, फिर हमारा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया। उसके बाद जो है सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। तो इन सब चीज़ों को होने से डिसेंट वर्क, अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, अच्छा काम मिलेगा, और अच्छा काम मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्री डेवलप होंगी, इनोवेशन होगा, ठीक है, नवाचार बढ़ेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। तो 9 का एक और तरीका याद करने का आपको कि 9 में है इन, अगर 9 को लिखा जाए NINE, ठीक है, तो इसमें है ना इन है, ठीक है। तो इन माने इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, तो जिसमें इनमें भी इन है ना, सब में इन है छोटा छोटा, तो 9 में भी इन है और इन तीनों में भी इन है, इसलिए 9 गोल जो है वो इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। अब इस इनका प्रमोशन होगा तो जो है इनइक्वलिटी कम होगी डेफिनेटली। अगर मतलब जेंडर इक्वलिटी आप जानते हैं, उसके बाद आपको अच्छा वर्क मिल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री, नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो इनइक्वलिटी, असमानता कम होगी। बहुत ही बेसिक सी बात है, ओके। असमानता कम होगी तो क्या होगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़ होंगी। सस्टेनेबल सतत शहर एवं कम्युनिटीज़ का मतलब समुदाय, ठीक है। तो इसमें सततता आएगी थोड़ा। फिर जो देखिए, जो गोल नंबर 12 है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट का एक मोटिव है, एक ऑब्जेक्टिव है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड कम्युनिटीज़। ये दोनों गोल तो आप डायरेक्टली ही इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट प्रमोट करता है, ठीक है। अब 12वां गोल हो गया रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद क्या होगा, ये सब जो है एक अच्छे क्लाइमेट एक्शन के वो हैं, इससे क्लाइमेट एक्शन आपका जो है बेहतर रहेगा, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन बेहतर रहेगा तो क्या होगा, अंडर वाटर लाइफ जो है, पानी के नीचे की ज़िंदगी, मछलियों की ज़िंदगी या जितने भी जलीय जीव जंतु होते हैं उनकी लाइफ अच्छी होगी, और ज़मीन के ऊपर लाइफ ऑन लैंड वो भी अच्छी होगी, इंसानों की लाइफ अच्छी, क्योंकि अगर आप क्लाइमेट एक्शन अच्छा करते हैं तो पानी के जलीय जीव जंतुओं की लाइफ अच्छी होगी और ज़मीनी जीव जंतुओं की लाइफ अच्छी होगी। इससे क्या होगा कि हमें लगेगा पीस, शांति और जस्टिस, अर्थात जो है न्यायपूर्ण व्यवस्था आपको नज़र आएगी, ठीक है। न्यायपूर्ण व्यवस्था लगेगी, शांति रहेगी और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, अर्थात मजबूत संस्थान रहेंगे, जिससे कि ये इंश्योर हो सकेगा कि पीस है, जस्टिस है, ओके। अब इतना सब फ़ायदा होगा तो क्यों ना ऐसा करें कि इन गोल्स को पाने के लिए हम पार्टनरशिप कर लें। तो गोल नंबर 17 जो है वो पार्टनरशिप, लास्ट में फाइनली हम समझ जाते हैं कि हाँ ये सारे फ़ायदे हैं तो हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि
आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद करने में काफ़ी हेल्प हुई होगी। एक दो बार आप इसको सुन लेंगे, ज़रूर पूरा से पूरा रट जाएगा। 6 टू प्रमोट सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, जैसे कि मैंने बताया गोल नंबर 12 है, ठीक है। अभी बताया सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन कैसे होगा। अलग अलग इंडिविजुअल को इनकरेज करिए, कम्युनिटीज़ को इनकरेज करिए, ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करिए टू एडॉप्ट प्रैक्टिसेस, ऐसे ऐसे प्रैक्टिस को अपनाएं जिससे कि वेस्ट कम हो, ठीक है। और जो वेस्ट हो उसको दोबारा यूज कर सकें, रिसाइकिल कर सकें, है ना, मटेरियल्स को, जिससे कि वेस्ट कम होगा, ठीक है। और जो वेस्ट बनेगा उसकी मात्रा को कम कर सकें, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड। तो इतना सारा कुछ बेनिफिट है सिर्फ वही एक इनिशिएटिव से, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट को प्रमोट करने से, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, इसका थीम ही ऑब्वियसली वही थीम होगा, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। इस चीज़ को आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जीरो वेस्ट डे 2023 का थीम है सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली अच्छी प्रैक्टिसेस, सतत और पर्यावरण के तौर पर जो अच्छी प्रैक्टिसेस होती हैं उसे अचीव करना, और इसके थ्रू वेस्ट को मिनिमाइज करना और मैनेज करना, ये चीज़ तो कुल मिला के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, आपको याद हो जाना चाहिए। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव, आपको सुन के लगेगा कैप्टिव मतलब होता तो पालतू, ठीक है, या बधुआ, लेकिन इसका मतलब ये है, ये आपका एक इनिशिएटिव है जो कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना ये क्या है, ठीक है। जैसे कि आपको शब्दों से पता चल रहा होगा, ग्रामीण, ग्रामीण मतलब रूरल एरिया, ठीक है। ग्रामीण एरिया में कौशल्या माने कौशल सिखाया जाएगा, स्किल सिखाया जाएगा, ठीक है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनकी स्किल सही हो, उनका कौशल लेवल सही हो, अपनी दुकान खोल सके या कहीं पे जॉब कर सकें, बेहतर अर्निंग कर सकें, ओके। तो वो चीज़ है। ये तो हो गया आपका दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। अब इसके अंतर्गत आता है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। अब आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ये दोनों स्कीम्स जो हैं वो इंडियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19 कैप्टिव एम्प्लॉयर्स अर्थात 19 ऐसे कंपनियों या ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील किया है जो ये कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करेंगी। अब आप जान लेते हैं कि कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव क्या होता है। जैसे ये आपका दीनदयाल उपाध्याय जो है ये आपको ट्रेनिंग देगा, स्किल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव जो है ये ट्रेनिंग तो देगा, स्किल भी देगा, और साथ ही साथ आपको जॉब भी देगा, एम्प्लॉयमेंट भी देगा अपने उसी संस्थान में, अपने उसी कंपनी में। ये चीज़ डिफरेंट है। ये जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना है ये तो सिर्फ आपको ये देगा, स्किल प्रोवाइड करा देगा, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अपने कहीं किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में जॉब नहीं दिलवाएगा, वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव ये है, इसमें आप जाएंगे, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और उसी में ही आपको जॉब भी दी जाएगी। ये डिफरेंट है, ठीक है। एक टर्म है RTD, इसी वजह से आपका पूरा जो ये कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव पूरा डिफाइन हो जाता है। मतलब कि रिक्रूट करिए, भर्ती करिए, उन्हें ट्रेनिंग दीजिए, उसके बाद उनकी जो है जॉइनिंग भी वहीं दीजिए, डिप्लॉय करिए उन्हें, उनको जॉब भी दीजिए। ये होगा कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट गाइडलाइंस के थ्रू प्रमोट किया जाएगा। आशा करता हूँ सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। P270 मॉस्किट मिसाइल, आपको मॉस्किट में मॉस्क ये याद होना चाहिए, मॉस्क माने मॉस्को, ठीक है। मॉस्को किसकी कैपिटल है? मॉस्को कैपिटल है रसिया की, ठीक है। तो जब मॉस्किट है तो ऑब्वियसली ये रसिया की एक
मिसाइल है जो कि सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। सुपरसोनिक का क्या मतलब होता है? कोई भी मिसाइल ऐसी चीज़ जिसकी स्पीड साउंड से ज़्यादा हो, ठीक है, साउंड से बेटर स्पीड जिसकी होती है वो जो है सुपरसोनिक कहलाता है, सुपरसोनिक, ठीक है। और एक शब्द होता है, आपको बता दें, हाइपरसोनिक, ठीक है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि 5 गुना या उससे ज़्यादा, 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, आप अक्सर सुनते होंगे, आज क्लेरिफाइड हो गया कि सुपरसोनिक होता है साउंड की स्पीड से ज़्यादा स्पीड, और हाइपरसोनिक होता है साउंड की या आवाज़ की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा स्पीड या उससे ज़्यादा, उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब हो गया कि साउंड से ज़्यादा तेज़ चलने वाली। साउंड की स्पीड कितनी होती है? 332-33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे होती है। तो ये P270 मॉस्किट मिसाइल है जो कि पानी के जहाज को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। अभी सी ऑफ जापान में रसिया ने इसकी टेस्टिंग करी। आपको याद रखना है इस तरीके से कि इसमें जो मॉस्किट है, ये उसका मॉस्क जो वर्ड है वो मॉस्को से बना हुआ है, अर्थात रसिया का है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज नोन एज अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अफिंडेक्स, अफिंडेक्स मतलब का जो अफ है, एफ हो गया अफ्रीका, ठीक है, और IND जो हो गया वो हो गया इंडिया, ठीक है, और EX जो हो गया एक्सरसाइज, अफ्रीका इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। आपको अब भूलेगा नहीं, ये ध्यान देना कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। इसमें 24 अफ्रीकन कंट्रीज हैं और एक इंडिया है, कुल मिला के 25 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। H3N8 एंड इट्स प्रेजेंस इन चाइना। H3N8 जो है एक इन्फ्लुएंजा ए का एक टाइप है। इन्फ्लुएंजा ए क्या होता है? वो बर्ड फ्लू आप अक्सर सुनते होंगे, H1N1 अभी चल रहा था, ठीक है, जिसको कि एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। एवियन का मतलब जो एविएशन, एविएशन माने जो हवा में उड़ सके, जहाज की टाइप, ठीक है। जहाज में हवा में कौन उड़ते हैं? बर्ड उड़ते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है, ओके। तो एवियन इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज़ है जो अक्सर बर्ड्स में पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम बर्ड फ्लू है। लेकिन बर्ड्स के थ्रू, पक्षियों के थ्रू, चिड़ियों के थ्रू ये इंसानों में भी फैल सकती है और दूसरे जानवरों में, जैसे कि घोड़े या कुत्तों में, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा, ये जो बर्ड फ्लू होता है वो इन्फ्लुएंजा ए की वजह से होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए का कई टाइप है, उसमें से एक टाइप है H3N8 जो कि अभी हाल ही में इसका एक केस पाया गया था चाइना में, इस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। H3N8 क्या है? तो ये एक बर्ड फ्लू का एक टाइप है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस के थ्रू होता, वायरल डिजीज है, ठीक है। होता किसको किसको, जैसे मैंने बताया कि जो पक्षियों के संपर्क में रहते हैं, पीपल हु हैंडल इन्फेक्टेड बर्ड्स, जो बर्ड्स उससे प्रभावित रहती हैं, संक्रमित रहती हैं इन्फ्लुएंजा से, अगर उनके संपर्क में इंसान आता है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है कि अगर बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी किसी एक पर्सन को हुआ है, उसका दूसरे से बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी बर्ड फ्लू हो सकता है, ओके। न्यू रूल्स फॉर कैटल डीहॉर्निंग। डीहॉर्निंग का मतलब होता है, जैसे क्या होता है ना, गांव देहात में अक्सर लोग ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि गांव में क्या होता है, सबके घर गांव में कुछ ना कुछ जानवर पशु होते ही हैं, गाय भैंस, ठीक है। तो क्या होता है, गाय के खास तौर से उनका जो बछड़ा होता है उसको बचपन में ही उसकी जो सींग को दाग दिया जाता है, इसको दागना बोलते हैं, सींग को दागना, अर्थात डी हॉर्निंग, ठीक है। उसके जो हॉर्न्स होते हैं उसको हटा दिया जाता है, ये देखिए इस तरीके, कुछ इस तरीके से ऐसे दाग दिया जाता है, फिर ऐसे हो जाता है, फिर इसमें थोड़ी दवाई ववाई लगाई जाती हैं, फिर क्या होता है कि इनको सींग नहीं आती है, इस वजह से, ताकि ये मार वार ना सकें इधर उधर, है ना, इस वजह से
इनको डीहार्निंग किया जाता है, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, इसलिए सरकार नए रूल के साथ आई है कि ये काम अगर आपको करना है, डीहार्निंग करना है, थोड़ा सेडेटिव्स के साथ। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा करिए जिससे उनको दर्द कम हो। ऐसी जगह पे करिए जो कि डेड टिश्यू है। जैसे होता है ना, ब्रांडिंग होता है, दाग दिया जाता है। ये अक्सर गांव में आप देखेंगे, भैंसे वैसे जो होते हैं जिनको छोड़ना होता है तो उनको दाग दिया जाता है, निशानी दाग दी जाती है। ठीक है, ऐसी जगह पीठ उठ पे। और रोप, नोज रोपिंग, नाथना जिसे बोलते हैं ना, जो मतलब जो बैल होते हैं उनको नाथा जाता है, या फिर सारे पशु जो होते हैं जो थोड़े से बिगड़े हुए होते हैं उनको नाथ दिया जाता है ताकि वो कंट्रोल में रह सकें। ठीक है, लेकिन वो बहुत पेनफुल काम होता है। अब बेजुबान पशु है तो उसको आदमी जान नहीं पाता कितना उसको दर्द हो रहा है, लेकिन उनको दर्द बहुत होता है। तो ये जो सरकार ने ये नए नियम निकाले हैं कि इस तरीके से किया जाए ताकि इनको दर्द ना हो। ठीक है, और ऐसी जगह पे डेड टिश्यूज़ पे ये दागा जाए ताकि पेन कम हो। ठीक है, इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ये 1960 में लाया गया था। ठीक है, टू प्रिवेंट मिसट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मिसट्रीटमेंट मतलब वही है कि ऐसे ही अगर बेजुबान है तो इसका मतलब नहीं उनको कैसे भी ट्रीट करो, उनके दर्द का आपको एहसास होना चाहिए कि हाँ उन्हें भी दर्द होता है, तो आराम से ट्रीट किया जाए। श्रीमती अरुंडेल करके एक थे, रुक्मणी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मणी अरुंडेल, ये जो है इसमें मेन भूमिका उन्हीं की थी इस नियम को, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट को लाने में। ठीक है, रुक्मणी अरुंडेल ये क्या थी, एक भरतनाट्यम डांसर भी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है कि पहली आज़ाद भारत की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, तो रुक्मणी अरुंडेल जी थी। वो बहुत मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट को लाने वाली भी थी, और ये प्रसिद्ध भरतनाट्यम थी, उनको पहली महिला भरतनाट्यम भी कहा जाता है। और पहली राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर भी थी, महिला मेंबर। ठीक है, ये सारी खूबियाँ थी उनकी। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि एनिमल राइट्स के जो ग्रुप हैं उन्हें ये अच्छा लगेगा। जैसे कि पेटा का नाम अक्सर आप सुनते होंगे। पेटा जो है एक संस्था है जो कि एनिमल्स के खिलाफ क्रुएल्टी को कम करने की वकालत करती है। क्रुएल्टी को एनिमल्स के खिलाफ की वकालत करती है पेटा। आप अक्सर सुनते होंगे पेटा ने ये किया, पेटा ने वो किया। काफ़ी पॉपुलर संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। न्यू इंडियन लिटरेसी का मतलब ये हो गया कि इसमें जो है एडल्ट को लिटरेसी दी जाएगी। जो एडल्ट निरक्षर हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, इलिटरेट हैं, जो कि 15 साल से ऊपर के लोगों को, 15 ईयर्स के एबव लोगों को जो है पढ़ना लिखना सिखाया जाएगा, उन्हें निरक्षर से साक्षर बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि गिनती कर सकें और छोटा मोटा शब्द वो पढ़ सकें। जनरली क्या होता है, लिटरेसी इलिटरेसी अपने इंडिया में काउंट की जाती है वो मोर देन 7 ईयर एज वाले जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये 15 साल से ऊपर के बच्चों के लोगों को मतलब इलिटरेट से लिटरेट बनाया जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। आशा करता हूँ कि आपके एक डिमांड तो पूरी हुई होगी कम से कम, कि वीडियो कुछ शॉर्ट हुआ होगा। ठीक है, तो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।